चैप्टर 10 मौत का कुआं। नरेंद्र ने जैसे ही उस ट्रेनिंग सेंटर में बनी आग पर चंद्रमणि का टुकड़ा रखा तो तुरंत ट्रेनिंग सेंटर चालू हो गया। नरेंद्र को पूरा यकीन था कि वह इस ट्रेनिंग सेंटर के आने वाली हर मुश्किल से बड़ी आसानी से पार कर लेगा, लेकिन जैसे ही उसका सामना पहली चुनौती से हुआ उसके होश उड़ गए। उसके सामने करीब सैकड़ों की संख्या में भेड़िए दौड़ते हुए दिखाई दिए। अभी वो दोनों कुछ सोच पाते तभी अचानक से एक भेड़िए ने उनके ऊपर हमला कर दिया। बचो! नरेंद्र वो भेड़िए को दिवस चिल्लाया, लेकिन नरेंद्र सावधान था। उसने फुर्ती दिखाई और हवा में ही एक चाकू उस भेड़िए के पेट में को फाड़ दिया। नरेंद्र के ऐसा करते ही वो भेड़िया एक तेज प्रकार के साथ हवा में गायब हो गया। ये असली जानवर नहीं थे। असल में उनके लड़ने का अभ्यास करने के लिए मंत्रों से बनाया गया था, इसलिए उनका कोई शरीर नहीं था। बस वे एक तरह के साये थे, लेकिन वो इतनी असली लग रहे थे कि कोई उन्हें नकली नहीं मान सकता था। इन जानवरों के हमले पर शरीर पर चोट लगती थी, लेकिन दर्द बहुत होता था। कई बार तो दर्द इतना भयंकर होता था कि दर्द की वजह से कई नौसौखी योद्धा कोमा में भी चले जाते थे। नरेंद्र इस बात को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो पूरी तरह से चौकस था। कुछ ही देर में उसके आसपास कई भेड़िए जमा हो गए। तभी अचानक से कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में उन भेड़ियों की हरी हरी आंखें चमक रही थी। देवांश फिर घबरा गया। वे बोला, भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभी मरना नहीं चाहता। हालांकि देवांश ने पिछले कई सालों से कई ट्रेनिंग सेंटरों में जीत हासिल की थी, लेकिन ये सेंटर खतरनाक और मुश्किल था कि इसमें फंसने के बाद किसी को भी शांत रहना मुश्किल होता है, और वो इसमें से एक बार योद्धाओं की मौत भी हो चुकी थी। ये सेंटर वाकई काफ़ी पुराना लगता है, इसलिए मुझे कई कई जगह इसमें खामियां नज़र आ रही हैं। इसमें कई हिस्सों में दोबारा ठीक करने की कोशिश की गई है, हो सकता है, लेकिन जो लोग इसके अभ्यास करने के लिए आए थे वो उन्हें इसमें बदलाव करने की कोशिश की हो। नरेंद्र बोला, लगता है कि तुम मंत्रों से बनाए गए अभ्यासी ट्रेनिंग सेंटर के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो। हमारा परिवार हज़ारों सालों से ऐसे सेंटर बनाने का काम करता है, फिर भी हम इस सेंटर में खामी पता लगाने में कामयाब नहीं हो सके, और तुमने कुछ ही देर में इसकी समस्या का पता लगा लिया। नरेंद्र की बात सुनकर देवांश हैरानी से देखते हुए बोला, क्योंकि मैं एक देवता हूँ, बेवकूफ़। नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नरेंद्र का जवाब सुनकर देवांश हंस दिया। उसे नरेंद्र की ये बात मजाक लगी। वह नरेंद्र की ताकत और उसके आलसी रूप के से अनजान था, इसलिए वे भी हंस पड़ा। अब तक कई सारे भेड़िए पास आ गए थे, फिर अचानक से उन्होंने हमला कर दिया। नरेंद्र ने बहादुरी से उसका सामना कर रहा था। भेड़ियों से उसकी लड़ने की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई भेड़िए उसके पीछे खड़े देवांश तक नहीं पहुंच पाए। थोड़ी देर में नरेंद्र ने सभी भेड़ियों को मार डाला। सभी भेड़ियों के मारे जाते ही वो एक दृश्य बदल गया। अब वे एक बड़े मैदान में बीच खड़े थे। वह हरा भरा मैदान काफी खूबसूरत लग रहा था। आसान से इंद्रधनुष बने थे, लेकिन अभी अचानक से वहाँ मौसम बदलने लगा। इंद्रधनुष गायब हो गया और आसमान में काले बादल छाने लगे। तभी न जाने कहाँ से एक चीता नरेंद्र के ऊपर कूद पड़ा, उसकी गर्दन को दबोच लिया। नरेंद्र दर्द से बिलबिला उठा। दूसरे दर्जे का राक्षसी जानवर। देवांश डर के मारे चिल्लाने लगा और वे बोला, पिताजी, इन्हें सजी कहते हैं। ये ट्रेनिंग सेक्टर नहीं, मौत का कुआं है। जो भी यहाँ आया है वो मारा गया है। हम भी नहीं बचने वाले। देवांश चिल्लाया जा रहा था और उधर नरेंद्र चीते के चंगुल से आज़ाद होने के लिए जूझ रहा था। करीब 5 मिनट के मुकाबले के बाद आखिरकार नरेंद्र उस चीते को मार ही डाला। भाई, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढो, नहीं तो एक एक करके राक्षसी जानवर का स्तर बढ़ता रहेगा। देवांश डरा हुआ था, वो जल्दी बाहर निकलना चाहता था। क्या तुम्हें इस खराब ट्रेनिंग सेंटर की मरम्मत नहीं करनी है? नरेंद्र देवांश की तरफ देखकर रेशमी तरीके से मुस्कराया। नरेंद्र का यह बिहेवियर देखकर देवांश को अपने फैसले पर अफसोस होने लगा। खामखा मैं नरेंद्र को यहाँ लाया। वे बोला, भाई, बहुत अच्छी बात है कि तुम इसे ठीक कर सकते हो, लेकिन इसका फ़ायदा तभी होगा जब हम यहाँ जिंदा बाहर निकल पाएंगे। डरो मत देवांश, मैं इस ट्रेनिंग सेंटर की संरचना और इसके मंत्रों को अच्छी तरह समझ चुका हूँ। अब हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है। नरेंद्र देवांश को समझाते हुए बोला, अब देखना, जल्दी हम इसको इंसानी हमला होगा।
नरेंद्र की ये बात सच निकली। उसके बाद खत्म होते ही 3 काले इंसानी साए नरेंद्र की ओर बढ़ने लगे। उसने हाथों में काले रंग की तलवार थी। नरेंद्र के पास पहुंचने के बाद वे तीनों इंसानी साए त्रिकोणीय संरचना बनाकर नरेंद्र के लड़ने लगे। वे तलवार को टकराते हुए आवाज गूंजने लगी, लेकिन वे इंसानी साए नरेंद्र के तेज तलवार के आगे कहाँ टिकने वाले थे। शुरू में तो नरेंद्र की तलवारबाजी के ज़्यादातर दाम नहीं जानता था, लेकिन इन सेंटर के आने के बाद वे जिंदगी और मौत के मुकाबले में पड़ा। तब से उसे अपनी कई दांव पे समझ आने लगे। जाहिर था कि उसके लड़ने की शक्ति बढ़ रही थी। अब वे किसी बहादुर योद्धा की तरह लड़ रहा था। जल्दी वो इंसानी सायों को त्रिकोणीय संरचना तोड़ने के बाद नरेंद्र उन तीनों इंसानी सायों को भी मार दिया। अब इस सेंटर की समस्या ठीक करने का समय आ गया। डर मत, चुपचाप खड़े रहो, चाहे कुछ भी हो जाए हिलना मत, नरेंद्र चिल्लाते हुए देवांश से बोला और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। मंत्र बुदबुदाने लगा। सेंटर की समस्या ठीक करने का समय आ गया। डरो मत, चुप खड़े रहो, चाहे कुछ भी हो जाए हिलना मत, नरेंद्र चिल्लाते हुए देवांश से बोला और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। नरेंद्र को ऐसा करते ही वे धरती में जोर जोर से हिलने लगी और आसमान के काले बादल उमड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी वक्त ज्वालामुखी का विस्फोट हो सकता है। आसमान की बिजली गिरने लगी। देवांश डर के मारे जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। तेज गड़बड़ के साथ आसमान की बिजलियां गिरने लगी। देवांश का डर भी जायज था। अभी वह केवल 15-16 साल का छोटा बच्चा ही तो था। कुछ ही देर में ट्रेनिंग सेंटर के अंदर लगातार मौसम बदल रहा है। कभी तेज गड़गड़ाहट, कभी मूसलाधार बारिश, तो कभी तेज हवाएं, कभी ओले। इन सब के बीच नरेंद्र आंखें बंद करके लगातार मंत्र पढ़ते जा रहा था। करीब आधे घंटे बाद सब कुछ सामान्य हो गया और वापस उस कमरे में लौट आए जहाँ वे उसकी संरचना में घुसे थे। इस ट्रेनिंग सेंटर की मरम्मत हो चुकी है। अब ये इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब यहाँ करीब 300 योद्धा एक साथ अभ्यास कर सकते हैं, नरेंद्र ने देवांश से बोला। नरेंद्र ये बात सुनकर देवांश बहुत खुश होते हुए बोला, भाई तुम बहुत बहादुर हो। मैं भी बड़ा होकर तुम्हारे जैसे ही बनूंगा। चलो अब बाहर चलें। देवांश को बच्चों की तरह खुशी हो चेखते हुए देखकर नरेंद्र बोला। जैसे ही वो दोनों ट्रेनिंग सेंटर के बाहर निकले तो उन दोनों ने देखा कि बाहर करीब 10-12 लोग पहले से ही खड़े थे। पिताजी, उन लोगों ने एक आदमी की तरफ देखकर देवांश से बोला, आपको कैसे कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? हमने तुम्हें इस जगह से दूर रहने के लिए कहा था ना। तुम किसकी इजाज़त से आए हो? देवांश ने कान मुड़ाते हुए संतोष कश्यप बोले, पिताजी हमने ट्रेनिंग सेंटर को ठीक कर दिया है। अगर आपको को विश्वास नहीं हो रहा तो आप नरेंद्र से पूछ सकते हो। देवांश नरेंद्र की तरफ इशारा करते हुए बोला। देवांश को उम्मीद थी कि उसके पिता सेंटर के ठीक करने के लिए शाबाशी देंगे, कि यहाँ तो उल्टे उसकी पिटाई हो गई। क्या देवांश की बात सुन कर संतोष कश्यप चौंक उठे। तुमने कहा कि तुमने इसको ठीक कर दिया? हाँ, ये सच है। ये सब नरेंद्र की वजह से हुआ है। इसने ही अपनी खामियों को दूर करके ठीक किया है, देवांश बोला। देवांश की बात सुनकर सभी को निगाहें नरेंद्र को जाकर टिक गईं। कश्यप परिवार के लगभग सभी ट्रेनिंग सेंटर लंबे समय से समस्या पैदा कर रहे थे। आए दिन किसी न किसी ट्रेनिंग सेंटर में कोई न कोई खराबी आ रही थी। इन समस्याओं की मुख्य वजह ट्रेनिंग सेंटर से मिलने वाली ऊर्जा का केंद्र में थी। ये ऊर्जा केंद्र कश्यप परिवार के घर के एकमात्र गुप्त जगह पर था। सालों से कश्यप परिवार के केंद्र में बेकाबू ऊर्जा को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चीजें सुलझने की बजाय उलझती जा रही थी। देवांश बोला, पिताजी आप ऊर्जा केंद्र में एक बार नरेंद्र से क्यों नहीं दिखाते? हो सकता है नरेंद्र आपकी वहाँ भी मरम्मत कर सके। देवांश की बात सुनकर संतोष कश्यप बोले, देवांश मत भूलो कि केंद्र हमारे परिवार का मुख्य रहस्य है। वहाँ हम सभी किसी अजनबी को नहीं ले जा सकते। केंद्र की समस्या हमें को ठीक करनी होगी। इतने साल हो गए हैं, केंद्र की समस्या ठीक होने की बजाय गंभीर होती जा रही है। हो सकता है नरेंद्र भाई उसे ठीक कर सके, लेकिन आप अपनी बेटों की जिद की वजह से एक अच्छा मौका गंवाने गंवाने जा रहे हैं। देवेंद्र चिल्लाया, और बेटा अभी तुम छोटे हो, इसलिए तुम अभी इसे इसे नहीं जानते। संतोष कसम ने नरेंद्र की तरफ इशारा करते हुए देवांश से कहा, हम एक नल्ले और बेकार आदमी को अपने केंद्र में नहीं जाने दे सकते। वह हर कोई नरेंद्र को अच्छी तरह से जानता था। हीरा कोटी वाली घटना के बाद शहर के लगभग हर आदमी नरेंद्र को पहचानता था। संतोष की बातें कड़वी नहीं थीं, लेकिन ये बातें नरेंद्र किसी तीर की तरह चुभी। इसलिए ये बात बनाते हुए बोला, ठीक है, मुझे एक काम है, इसलिए मैं अब जाना होगा।
ये कहते हुए नरेंद्र वहां से जाने लगा। जैसे ही नरेंद्र वहां से कुछ कदम में बढ़ा तो अचानक से चरमंडल के साथ एक ट्रेनिंग सेंटर पूरी तरह इमारत ढह गई। उसे कई योद्धाओं अपनी जान बचाने के लिए निकल के भागने लगे। ऊर्जा केंद्र पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। ऊर्जा का तालमेल बिगड़ गया है। अचानक से कश्यप परिवार का एक बुजुर्ग चिल्लाते हुए बाहर आया, सारी इमारतें गिरने वाली हैं, जल्दी से लोग बाहर निकालो। बुजुर्ग की ये बात सुनकर संतोष कश्यप के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। वो जल्दी अपने सभी भाइयों को बुलाकर बोले, अगर सारी संरचनाएं ढह जाएंगी तो हम सड़क पर आ जाएंगे। इन नुकसान की भरपाई सैकड़ों सालों में भी नहीं हो पाएगी। जल्दी से ऊर्जा केंद्र के काबू पाने की कोशिश करो। उधर एक एक करके इमारतें ढहती जा रही। अचानक से घटी दुर्घटना से डेमेज डर गया और नरेंद्र के सामने लगभग घुटने टेकते हुए बोला, भाई अभी मुझे विनती करता हूँ, प्लीज हमारी मदद करो। एक देवांश ही था जिसने नरेंद्र की मनों के इस्तेमाल करते हुए देखा था, नहीं बल्कि नरेंद्र मंत्र की शक्ति थी। जिस मरम्मत की कश्यप परिवार लोग सालों से नहीं कर पाए, उस काम को नरेंद्र ने 2 मिनट में कर दिया था। इसीलिए इसको पूरा भरोसा था नरेंद्र केंद्र ऊर्जा पर काबू कर सकता है। तुम्हारा पिता नहीं चाहते कि मैं मेहनत करूं, नरेंद्र देवांश से बोला। अब बहुत देर जो हो चुकी है। अगर ट्रेनिंग सेंटर गिराने की से बचाना है तो जल्दी हो सके बंद करो। ऊर्जा केंद्र पर काबू पाने की कोशिश करो। केंद्र को करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ऊर्जा का प्रवाह को कम करना होगा। जब संतोष कसम ने नरेंद्र की बात सुनी तो वे हैरान हो गए, हुए बिना नहीं रह सके, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह के बारे में इतनी बारीक समझ उसी हो सकती है जो तुरंत नरेंद्र के पास गए और बोला कि तुम्हारे पास इसे रोकने का कोई तरीका है। संतोष कश्यप की बात सुनकर नरेंद्र कुछ सोचते हुए बोला, हाँ मेरे पास एक उपाय जरूर है, लेकिन मैं आप लोगों की मदद क्यों करूं? मैं तो अय्याश और नाकारा हूं ना। मैं आपकी बातों में मुझे माफ़ी मांगता हूँ। मैं नहीं जानता था कि तुम अभ्यासी ट्रेनिंग सेंटर के बारे में इतनी अच्छी तरह जानती हो। अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ मदद कर दो। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। संतोष कश्यप का हाथ जोड़ते हुए नरेंद्र से कहा, मुझे एक ज़रूरी काम है, मुझे अभी जाना है। अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपकी मदद ज़रूर करता। देवांश बोला और वहाँ से जाने लगा। अगर तुम्हारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक साजिश की जानकारी दे सकता हूँ। तुम्हारा संगठन परिवार एक बड़े खतरे में है। नरेंद्र को जाते हुए देखकर संतोष कश्यप बोला। संतोष कश्यप की बात सुनकर नरेंद्र का कदम ठिठक गए और वे संतोष कश्यप की तरफ देखकर पूछा, कैसी साजिश? संतोष कश्यप बोला, महेश चौहान ने तुम्हारे परिवार को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए साजिश रचा है। मैंने खुद अपने कानों से बात सुनी है। क्या सच में महेश? चैप्टर 11, खतरनाक पेड़। नरेंद्र कश्यप परिवार की मदद करने से मना करके आगे बढ़ गए। तभी कुछ ही दूर पाया कि संतोष कश्यप चिल्लाकर बोल, अगर तुम्हारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के खिलाफ होने वाली एक साजिश के बारे में बताऊंगा। ये सुनकर नरेंद्र के कदम ठिठक गए। वे संतोष कश्यप की तरफ देखा, पूछा, कैसी साजिश? नरेंद्र का सवाल सुनकर संतोष कश्यप बोला, महेश चौहान तुम्हारे परिवार को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रच रहा है। कहीं वह आप मदद हासिल करने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा है? देवांश ने पलटकर सवाल किया, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे खबर मिली है कि महेश चौहान और उसके लोग मिलकर आपके सिंघल परिवार के लोहे की खदानों पर कब्जा करने और लोहा लाने वाले मजदूरों पर हमला करने की योजना बना रहा है। इसके लिए उसने भाड़े के भारी योद्धाओं को बुलाया है। याद रखना, अगर ये खबर झूठी निकली तो मैं तुम्हारी सभी ट्रेनिंग सेंटर बर्बाद कर दूंगा। संतोष नरेंद्र कश्यप को धमकाते हुए बोला, मुझे मंजूर है। संतोष कश्यप बेझिझक बोला, ठीक है, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। आप लोग इन ट्रेनिंग सेंटर की इमारतों को बंद करने की कोशिश कीजिए। इतना कहने के बाद वे देवांश की ओर मुड़ा और बोला, मैं तुम्हें ऊर्जा केंद्र के पास ले चलो। नरेंद्र ये बात सुनकर देवांश अपने घर के बने एक गुप्त जगह की ओर बढ़ के चला। ऊर्जा केंद्र के घर के नीचे बड़े तहखाने के एक कमरे में था। वहां पहुंचने के बाद नरेंद्र ने देखा ऊर्जा केंद्र के बेहद अच्छा ऊर्जा निकल रही है। वो पूरा मकान की नींव हिला रही है। नरेंद्र ने अपनी आंखें बंद की, ऊर्जा की स्पीडन मंत्र पढ़ने लगा। नरेंद्र के मंत्र की शक्ति जल्दी ऊर्जा केंद्र के बिखरी ऊर्जा को एकत्रित होने लगी और जब सारी ऊर्जा एक छोटे बिंदु में समा गई तो बंधन कवच मंत्र का प्रयोग करके नरेंद्र ने सारी ऊर्जा को एक ही बिंदु में बांध दिया। हालांकि ऐसा करना इतना आसान नहीं था। इतना सब करने के बाद नरेंद्र को 2 घंटे से ज़्यादा समय लग गया। केंद्र की ऊर्जा बांधने के बाद इमारतों का गिरना भी बंद हो गया। बाहर आने के बाद नरेंद्र संतोष कश्यप से बोला, मैंने केंद्र की ऊर्जा को बांध दिया है। अब आप लोग इमारतों और फिर निर्माण करना शुरू कर दीजिए। इमारतों के बन जाने के बाद हम मिलकर इनमें ट्रेनिंग मंत्र डालेंगे। ठीक है, ये तुम्हारी तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारे परिवार को है।
मैं तुम्हें अब और नहीं रोकूंगा। शंतु कश्यप बोला, हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब हम सिंगल परिवार का एहसान रहेगा। इसके बाद नरेंद्र वहां से आ गया। राष्ट्रीय वर्ग में महेश चौहान के बारे में सोचता रहा कि कैसे उसे सबक सिखाए, लेकिन इस सब के पहले मुझे पता करना होगा कि संतोष कश्यप की खबर सच है या झूठ। नरेंद्र जब अपने घर पहुंचा तो सत्तू और पुरुषोत्तम बैठकर बातें कर रहे थे। नरेंद्र को देखते ही पुरुषोत्तम खुशी से चीखते हुए बोला, आओ आओ नरेंद्र बेटा, आज सुबह से तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए थे? पुरुषोत्तम जी सवाल का सुनकर नरेंद्र बोला, पिताजी आपने तो मुझे कश्यप परिवार के ट्रेनिंग सेंटर में मुकाबले का अभ्यास करने भेजा था। अरे हाँ, मैं कितना भुलक्कड़ हूँ। कैसा रहा तुम्हारा अभ्यास? पुरुषोत्तम जी ने अगला सवाल पूछा। छोड़िए इस बातों को, पहले मुझे बताइए कि हथियारों के कारखाने का बिजनेस कैसा चल रहा है? नरेंद्र बदलते हुए पूछा। बहुत बढ़िया, अब ने कहीं खोई हुई पहचान वापस आ गई है। सत्तू ने नई तलवार राज्य में तहलका मचा रही है। आज हमारे महाराज सेना के लिए 1 लाख तलवार की मांग की है। अरे वाह सत्तू, मुझे भी दिखाओ अपनी बनाई हुई नई तलवार। सत्तू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए नरेंद्र बोला। नरेंद्र का सवाल सुनकर सत्तू भी मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, क्या मजाक करते हैं मालिक, आपको जो बताना है बस मैंने ही बताना है। इसके बाद सत्तू नरेंद्र के सामने घुटनों पर बैठ गया और म्यान सहित एक तलवार आगे बढ़ाते हुए बोला, मैंने आपके लिए अपने हाथों से ये तलवार बनाई है, कृपया इसे स्वीकार करें। नरेंद्र ने भी खुशी खुशी सत्तू के हाथों से तलवार ली और अपने उसे निकालकर उधर उधर हवा में घुमाया और बोला, नायाब तलवार है ये, इस भेद के लिए शुक्रिया सत्तू। इसके बाद सत्तू पुरुषोत्तम जी की ओर मुड़ा और बोला, मालिक फैक्ट्री में कच्चा माल खत्म हो रहा है। सेना का आर्डर पूरा करने के लिए हमें खानदान का कच्चा लोहा मंगवाना होगा। अगर समय पर फैक्ट्री में लोहा नहीं आया तो हम तय समय पर आर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। पिताजी कच्चा लोहा लाने के लिए हम लोग कब रवाना होने वाले हैं? इस बार उसकी सुरक्षा के लिए अपने साथ जाऊंगा, नरेंद्र बोला। नरेंद्र की बात सुनकर पुरुषोत्तम बोले, क्या कहा तुमने? तुम उन खतरनाक पहाड़ों में जाने के लिए कह रहे हो? नहीं तुम नहीं, मुझे हाल फिलहाल कई दिनों के हथियार व्यापार अच्छा काम किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। खदान में मैं जाऊँगा, और वैसे भी हमारे खानदान के असुर पर्वतमाला के बीच में है। हमारे व्यक्त खतरनाक खूंखार जानवर रहते हैं, वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ है पिताजी। चौहान ने कुशवाहा परिवार को लगातार हमारे परिवार के खिलाफ साजिश रच रहा है, और आप ऐसे समय में यहाँ से चले आएंगे तो बेशक हमारे कारखानों पर हमला करके लूट लेंगे, और अगर आप यहाँ रहेंगे तो हमारे कारखाने के हथियार बनाएंगे और समाज में हमारे दुश्मनों का रसूख कमजोर होगा। नरेंद्र ने अपने पिता को समझाते हुए कहा। नरेंद्र की बात सुनकर सत्तू बोला, छोटे मालिक ठीक कह रहे हैं, आपको इस समय शहर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। रेप की मालकिन भी नहीं है। पुरुषोत्तम सोच में पड़ गए। नरेंद्र की बात भी सच थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। पुरुषोत्तम सोचते हुए देखा। नरेंद्र बोला, पिताजी आप सोच क्या रहे हैं? आखिरकार कच्चा लोहा लाने के लिए रेवती अकेली जाती थी ना, फिर मैं आपको मुझे अकेले जाने में क्या परेशानी? मैं अभी बताता हूँ क्या परेशानी है। इतना कहने के बाद पुरुषोत्तम सत्तू की तरफ देखकर बोला, सत्तू जरा तुम बाहर जाओ और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो, और जब तक मैं न बोलूँ खोलना मत। जैसे ही सत्तू दरवाज़ा बंद करके बाहर गया, पुरुषोत्तम जी ने अपनी तलवार लेकर उठकर खड़े हुए और नरेंद्र की तरफ देखकर बोले, असुर माला पर्वतमाला में तुम्हारा सामना बेहद खतरनाक और खूंखार राक्षसी जानवरों से होगा। बस तुम इतना मुझे हरा कर दिखा दो, मैं मान जाऊंगा तुम वहां जाने के लायक हो। पुरुषोत्तम जी की बात सुनकर नरेंद्र हैरान हो गया। ये बोला, पिताजी आप क्या कह रहे हो? मैं आप पर हमला नहीं करूंगा। अपनी तलवार उठाओ नौजवान, मैं खुद को साबित करो। पुरुषोत्तम ने अपनी वीर योद्धा वाली आवाज में तलवार कुबन टांग दी। सुना है तुम शेर सिंह के 10 आदमियों को अकेले भिड़ गए थे, जरा मैं भी देखूं तुम्हारे अंदर कितना दम है। ठीक है पिताजी, आप सावधान हो जाइए। सत्तू की ही 2 तलवार की म्यान बाहर निकालते हुए नरेंद्र बोला। जैसे ही नरेंद्र तलवार बाहर निकाली तो एक भयंकर ऊर्जा पूरे हाल में छा गई। उस आभा ऊर्जा को देखकर पुरुषोत्तम थोड़ा हिल गए, लेकिन अगले पल उन्होंने अपनी तलवार संभालते हुए बोला, बेटे ये हुई ना बे योद्धाओं वाली बात। अगले ही पल पूरे कमरे में तलवार को टकराने की आवाज़ गूंजने लगी। पुरुषोत्तम भले ही बूढ़े हो गए थे, लेकिन अभी भी उनमें ताकत और फुर्ती नौजवान से कम नहीं थी। उन्होंने उछलकर सीधी तलवार नरेंद्र के वार किया।
लेकिन नरेंद्र ने अपनी कलाइयों को पुरुषोत्तम की तलवार से आसानी से मोड़ दिया और दोनों ही तलवार बगल में रखे मेज पर टकराई। मेज बीच में दो भागों में टूट गया। पुरुषोत्तम मुस्कुरा उठे और न जाने कौन सा मंत्र बुदबुदाए। उन्हें ऐसा करते ही अपनी जगह से गायब हो गए और ठीक नरेंद्र के पीछे प्रकट हो गए। अपनी तलवार नरेंद्र की गर्दन की तरफ बढ़ा दिया। हा विलोपन मंत्र। नरेंद्र हंसा और अपनी मायावी मुकाबला करना चाहते थे। नरेंद्र की बात सुनकर पुरुषोत्तम बोले, हाँ, राक्षसी जानवरों के पास शक्तिशाली मायावी ताकतें होती हैं। अगर उन्हें हराना है तो मुझे मायावी मुकाबला करना आना चाहिए। नरेंद्र भी तो मायावी मुकाबलों में सैकड़ों के मंत्र याद थे। उन्हें ससुर जी की असलियत नहीं जानते थे। नरेंद्र ने अचानक से अपनी तलवार घुमाई और एक मंत्र बोला, तत्र सूर्य। इस मंत्र को बोलते ही कमरे में चिलचिलाती हुई धूप बिखर गई और पुरुषोत्तम की माया टूट के बिखर गई। अब नरेंद्र पुरुषोत्तम को साफ साफ दिखाई दे रहे थे। नरेंद्र की फुटी दिखाई और तलवार सीधे पुरुषोत्तम की गर्दन पर आ रुकी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि पुरुषोत्तम कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। आप हार गए पिताजी। पुरुषोत्तम की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए नरेंद्र बोला। नरेंद्र की ये बात सुनकर पुरुषोत्तम हैरानी से बोले, नरेंद्र, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए। मैंने कभी तुम्हारी तलवारबाजी अभ्यास करते हुए नहीं देखा, फिर भी तुम इतनी अच्छी तलवार चलाना चाहते हो, बिल्कुल योद्धा की तरह। कैसे? पुरुषोत्तम की बात काटते हुए नरेंद्र बोला, पहले आप मुझे बताइए, मैं अरसुर पहाड़ियों की कच्चा लोहा लेने के लिए जा सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल जा सकते हो बेटा, लेकिन वहाँ सावधान रहना। वहाँ मुझसे भी शक्तिशाली खतरनाक राक्षस होंगे। अगर वे तुम पर हमला करें तो तुम्हें उनका सामना करना है। बेवजह उन्हें परेशान नहीं करना। याद रखना, तुम शिकार के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए जा रहे हो। पुरुषोत्तम बोले। कमरे में बाहर दरवाजा धीरे से खुला और नरेंद्र के कारखाने के मजदूर को लेकर खदान की तरफ निकल गया। सत्तू अभी भी कमरे से बाहर ही खड़ा था। नरेंद्र के जाने के बाद अब वह कमरे में आया और दृश्य देखकर हैरान हो गया। कमरे की सारी कुर्सियां मेज टूटी हुई थी। ये देखकर वे पुरुषोत्तम से पूछा, मालिक, कुर्सी मेज कैसे टूट गई? उन्हें छोड़ो, आओ हथियारों के कारखाने पर चर्चा करें। पुरुषोत्तम बोले, तुम दुकान से बाहर एक सूचना जारी कर दो कि हमारे पास हथियार बनाने के लिए पर्याप्त कच्चा माल है और अगर ग्राहकों को हथियार देने में हमें एक दिन भी देरी हुई तो हम अपने ग्राहकों को 30% मुआवजा देंगे। इतना कहकर पुरुषोत्तम दिल खोलकर हंसे। आज की सारी चिंताएं खत्म हो गई। उनकी बेटी और उसका दामाद दोनों ही काबिल हो चुके थे। उनके बिजनेस अब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब उन्हें किसी बात का डर नहीं था। उधर कमरे से निकलने का नरेंद्र मजदूरों के साथ सीधे अरसुर पर्वतमाला की तरफ निकल गया। अरसुर पर्वतमाला हजारों किलोमीटर में फैली हुई थी। कई सारे योद्धा और शिकार पर्वतमाला को शिकार करने के लिए जाते थे, क्योंकि राक्षसी जानवरों को मारने के बाद एक राक्षसी गोली मिलती थी और ऐसी गोलियां 5,000 सोने में सिक्के में बेची जाती थी। इसके अलावा ऐसे जानवरों की खाल और हड्डियां भी ऊंचे दामों में बिकती थी। उन सबसे बड़ी बात, इन्हीं पर्वतमालाओं में अमृत छुपा हुआ है। आज के समय में 100 साल पुरानी अमृत कीमत 1 लाख सोने के सिक्कों से ज़्यादा है। इसलिए यहाँ दूर दूर के शिकारी शिकार के लिए आते हैं। नरेंद्र अपने काफिले के साथ पहाड़ियों में प्रवेश किया। रात हो गई थी, इसलिए नरेंद्र ने एक बड़े से पेड़ के नीचे पड़ाव डाला और वहीं आराम करने का फैसला किया। उन्हीं पहाड़ियों में से कहीं कुछ छुपे हुए काले नकाबधारी गुप्तचर आपस में बात कर रहे थे। अब वापस आ जाओ और मालिक को बता दो कि वे डरपोक नरेंद्र पहाड़ियों में आ चुका है। अब वे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। महेश चौहान ने नरेंद्र से निकलने के साथ ही उसके पीछे जादू छोड़ दिए थे और नरेंद्र को भी इस बात का आभास था। उसका पीछा किया जा रहा है, लेकिन वो किसी अच्छे मौके की तलाश में था। वे बोला, मुझे भी जल्दबाजी नहीं है महेश, मैं ये बात देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जो मुझे मारने के लिए आने वाला है। रात हो गई है। आसमान में चांद चमक रहा है। पूरी पहाड़ी शांत हो चुकी है, जैसे ही वो कोई परिंदा तक न हो। नरेंद्र भी सोने की तैयारी कर रहा है। हम पर हमला हुआ है, हम पर हमला हुआ है। इसे साहब, भाग कर अपनी जान बचाओ। अचानक से एक मजदूर चिल्लाया और नरेंद्र के खेमे में चीख पुकार मच गई। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नरेंद्र जब तक कुछ समझ पाता उसके 2 मजदूर मारे जा चुके थे। अचानक से इस हमले से नरेंद्र हैरान हो गया, क्योंकि यह हमला महेश चौहान का नहीं था।